समय जब आप कहेंगी कि आ जाइए सतियाजीत कुमार जी, सतरानी आपके साथ जाने पर आमादा है। खाना आप मेरे साथ खाइए और सतरानी को ले जाइए। जय राम जी की। सतियाजीत कुमार ने कहा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कैरोलिन कुछ इस तरह नडाल सी हो गई थी कि उठ भी ना सकी। सतियाजीत कुमार पूर्वकार अंदाज में चलता हुआ बाहर निकल गया था। कैरोलिन खामोशी से बैठी दरवाजे को तकती रही थी। फिर वो इस वक्त चौंकी जब हसन शाह ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। आ सकता हूँ? कैरोलिन ने दरवाजे को देखा, फिर आहिस्ता से बोली, आओ हसन शाह। हैरान हूँ कैरोलिन जी, सतियाजीत कुमार जी जिस तरह आए थे इसी तरह वापस चले गए। मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं सामने ही था मगर उन्होंने मुझ पर निगाह भी नहीं डाली। कुछ गुस्से में भी मालूम होते थे। बैठो हसन शाह, बड़ा बुरा वक्त आ पड़ा है मुझ पर। ऐसा लगता है कि सतरानी और हमारे सितारे बिल्कुल नहीं मिलते। वो बदबख्त एक ऐसी जिम्मेदारी मुझ पर डाल गया है जो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अब दो ही बातें हैं कि सब्र कर लिया जाए या फिर कोई ऐसा काम किया जाए जिससे सैकड़ों खतरे दार पेश हों। आखिर मामला क्या है? वो बोला। वो कहता है कि सतरानी को मॉडल ना बनाया जाए, आइंदा इसका कोई कमर्शियल ना शूट किया जाए, और जो कमर्शियल बन गया है इसे फौरी तौर पर वापस ले लिया जाए। जितना खर्चा होगा वो खुद बर्दाश्त करेगा। ये ऐसी बातें हैं जो मुझे तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। गौतम दास कमर्शियल कभी वापस नहीं लेना चाहेगा। चलो इसके लिए मैं ये कर सकती हूँ कि सतियाजीत कुमार को इसके सामने कर दूँ, लेकिन बाकी सारी बातों का क्या होगा? हसन शाह सोच में डूब गया। काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर अचानक ही उसने मुस्कुराकर कहा, एक बात आपके इल्म में है, काशीनाथ वर्मा और सतियाजीत कुमार जी के दरमियान काफ़ी चलती है। इलेक्शन के दौर में भी वो दोनों एक दूसरे के हरीफ थे और इस वक्त भी काशीनाथ वर्मा का पलड़ा भारी है और आपसे काशीनाथ वर्मा के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। क्या इन ताल्लुकात को कैश नहीं करेंगी? हसन शाह ने कहा। कैरोलिन चौंक पड़ी। वो अजीब सी निगाहों से हसन शाह को देखती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम वाकई मेरे बेहतरीन मुशीर साबित हो रहे हो। हाँ, ये किया जा सकता है, हालांकि इससे काफ़ी खतरे सामने आ जाएंगे। बड़ी राजदारी बरतनी पड़ेगी। मैं कोशिश करती हूँ हसन शाह, वाकई शानदार तजवीज़ है। मैं कोशिश करती हूँ क्या मैडम? आप इनसे इसी वक्त बात करें, ये बात मिनटों में नहीं होगी। काशीनाथ वर्मा भी वजीर है लेकिन बहुत मसरूफ़। मेरे लिए सब वक्त निकाल लेते हैं, कैरोलिन ने कहा। हाँ मैडम, आपने अपना किरदार ही ऐसा बनाया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं काशीनाथ वर्मा को फ़ोन करती हूँ, कैरोलिन ने कहा और पास रखा हुआ मोबाइल उठा लिया। फ़ोन पर इसने काशीनाथ वर्मा के वो नंबर डायल किया जो उन्होंने बतौर ख़ास कैरोलिन को दिए थे। काशीनाथ वर्मा जी ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान थे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं थी। एक प्रोग्राम में काशीनाथ वर्मा जी को कैरोलिन की एक मॉडल पसंद आ गई थी। उन्होंने बेतकल्फ़ी से कैरोलिन से इस मॉडल से दोस्ती कराने की फरमाइश कर डाली। कैरोलिन इस वक्त भी परेशान हो गई थी, लेकिन खुशबख्ती थी कि मॉडल की चंद ही रोज़ के बाद शादी होगी और वो मुल्क से बाहर चले गई। कैरोलिन पर बात नहीं आई और काशीनाथ जी के इससे ताल्लुकात बेहतर रहे। सतियाजीत ने जिस लहजे में कैरोलिन से बात की थी, इसके बाद दो ही रास्ते थे। कैरोलिन खामोशी से सतरानी से दस्तबरदार हो जाए या फिर काशीनाथ वर्मा का सहारा ले। दो खतरनाक दुश्मनों को एक दूसरे से लड़वा कर अपनी जान बचाने का ये नुस्खा बेहतरीन था। इसके अलावा सतियाजीत की दूसरी फरमाइश सबसे ज़्यादा तबाहकुन थी। वो ये कि सतरानी का पहला कमर्शियल बंद कर दिया जाए। इस तरह तो कैरोलिन की सारी कारोबारी साख तबाह हो जाती। गौतम दास भी वो मामूली आदमी नहीं था। वो अगर बिगड़ जाता तो कैरोलिन को सख्त नुकसान पहुंचा सकता था। काशीनाथ वर्मा से राब्ता कायम हो गया। ओहो कैरोलिन जी, कैसी हैं आप? हम कैसे याद आ गए आपको? आप भूलने वाली हस्ती कहाँ है वर्मा जी? बड़ी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। सीधी सीधी बात को हो तो एक परेशानी आ पड़ी है, आपकी मदद की ज़रूरत है। आपका यही अंदाज तो हमें पसंद है, कभी बात घुमा कर नहीं करती। बताइए क्या बात है? कुछ वक्त दे सकेंगे आप हमें? फुर्सत है, रात के खाने पर आ जाइए। आपको हमारे रसोइये की बनाई कुछ चीज़ें बहुत पसंद है, क्यों ना इसी से बनवाई जाए? मतलब ये कि हम आ जाएं, वर्मा जी बोले। छोटा मुंह बड़ी बात है, जैसा हुक्म करें, कैरोलिन बोली। चले ठीक है, आपने रसोइये की बात कहकर बहुत कुछ याद दिला दिया है। हम 9 बजे पहुंच जाएंगे। कैरोलिन ने बेहतरीन खाने तैयार करवाए थे। हसन शाह के मुशावरे से काशीनाथ वर्मा से गुफ्तगू का अंदाज तय किया गया था। सतरानी इन दिनों सुस्त सी रहती थी, लेकिन वो कैरोलिन की इज्जत करती थी।
कैरोलिन से तैयार होने के लिए कहा तो इसने गर्दन हिला दी। फिर रात को 9 बजे हसन शाह और कैरोलिन ने काशीनाथ वर्मा का स्वागत किया। वर्मा जी वक़्त के पाबंद थे। कैरोलिन से मिलकर उन्होंने खुशी का इजहार किया। फिर ड्राइंग रूम के एक सोफे पर बैठकर उन्होंने कहा, हमें ये तो यकीन है कि आज बेहतरीन खाने हमारे बाग में लिखे हैं। अब जल्दी से ये बताइए कि आपको हमारी क्या ज़रूरत पेश आ गई है। कैरोलिन ने वर्मा को अपनी मॉडल के बारे में बताया और फिर सत्यजीत कुमार की फरमाइश बताते हुए कहा, आप जानते हैं कि मेरा कारोबार साफ़ सुथरा है। मेरे काम के साथ किसी बुराई का दाग नहीं है। पहली बात तो ये कि सत्यजीत ने एक ऐसी लड़की मुझसे मांगी है जो मेरे साथ रहती है। वो कहते हैं कि मैं अपना कमर्शियल वापस ले लूँ। ये कमर्शियल भी गौतम दास मंडी वाला का है जो खुद भी बहुत बड़े आदमी हैं। तुम सत्यजीत को मुतल्ला कर दो, इससे कहो कि तुम ये सब नहीं कर सकती। वर्मा जी बोले, इनका अंदाज धमकी अमेज है। गुट, सत्यजीत तो बहुत सियाना है, वो ऐसी बेवकूफ़ी करेगा उम्मीद तो नहीं है। उन्होंने मुझे धमकी दी है पर मेरी पहुंच आपके सिवा और कहाँ है काशीराम जी। बात अगर अखबारों तक पहुंच जाए तो सत्यजीत को बड़ा नुकसान हो सकता है। हो सकता है ये सिर्फ धमकी हो, और अगर धमकी ना हुई फिर भी मेरा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और कमर्शियल वापस ले लिया तो गौतम जी मनमाने नुकसान का दावा कर सकते हैं। कैरोलिन ने फरियादी लहजे में कहा, तुमने क्या कहा? मॉडल तुम्हारे साथ रहती है? हाँ, वो मेरी इत्तफाकिया दरियाफ्त है, बहुत हसीन, बड़ी अनोखी है। आपने यकीनन इसका कमर्शियल नहीं देखा जिसने बड़ी धूम मचा दी है। अगर वो तुम्हारे साथ रहती है तो इस समय कहाँ है? आप मिलेंगे इससे? हाँ, अगर अगले हफ्ते इसकी शादी ना हो रही हो तो ज़रूर मिलवा दें, वर्मा जी ने कहा और कहका लगाकर हंस पड़े। कैरोलिन ने हसन शाह को इशारा किया। हसन शाह उठकर बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद वो सतरानी के साथ अंदर दाखिल हुआ, जिसका मूड इस वक्त हैरत अंगेज़ तौर पर खुशगवार था। काशीनाथ वर्मा ने पहले एक सरसरी निगाह सतरानी पर डाली, फिर बुरी तरह चौंक पड़े। फिर वो इसे देर तक देखते रहे और अहमकाना अंदाज में अपनी जगह खड़े होकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ये सतरानी है वर्मा जी, भगवान की सौगंध। अंदर सबा को सिर्फ कहानी समझता था, मगर आज अप्सरा देख ली। ये धरती की बासी तो हो ही नहीं सकती। जय महादेवी। सुश्री सत्यजीत की ऐसी की तैसी। जय महादेवी। क्या कहा आपने वर्मा जी? कैरोलिन बोली। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ सत्यजीत के बारे में कहा था। पधारिए लक्ष्मी जी, पधारिए। आपके बैठने से हम नहीं बैठेंगे। आपके बैठने से पहले हम नहीं बैठेंगे। काशीनाथ बिल्कुल ही आउट हो रहे थे। सतरानी हंस पड़ी और हसन शाह और कैरोलिन ने सुकून की सांस ली कि सतरानी का मूड अच्छा है। वो बैठ गई। कौन से इलाके की हैं आप देवी? काशीराम बराह रास्त सतरानी से मुखातब थे। बीकानेर की, सतरानी ने कहा और दोबारा हंस पड़ी, लेकिन कैरोलिन और हसन शाह दंग रह गए थे। पता नहीं सतरानी ने यह नाम क्यों लिया था, लेकिन सतरानी ने इन दोनों को फिर हैरान कर दिया, क्योंकि वो काशीनाथ जी के सारे सवालात के जवाबात बहुत अच्छे तरीके से दे रही थी। इन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि सतरानी इन सारी बातों के बारे में कैसे जानती है। दूसरी तरफ काशीनाथ भी रेशाए हतमी हुए जा रहे थे। अब वो कैरोलिन और हसन शाह को भूल ही गए थे और बराह रास्त सतरानी से बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा, आप चिंता ही ना करें कैरोलिन जी, मजाल है किसी की जो इतनी महान देवी को इसकी मर्जी के खिलाफ कुछ कह सके। आप बिल्कुल चिंता ना करें। सतरानी जी का मामला अब आपका नहीं मेरा है। तो मुझे बताइए वर्मा जी कि अगर सत्यजीत कुमार की तरफ से कोई संदेश आए तो मैं क्या जवाब दूँ? इसे तसल्ली दें आप। इसे कहें कि थोड़ा समय दे वो आपको। इस दौरान में कोई मौसर कार्रवाई करता हूँ, मैं बर्बाद करके फेंक दूंगा सत्यजीत कुमार को। इतना बड़ा ओहदा रखता है और लोगों को इस तरह परेशान करता है। बस आप चिंता ही ना करें। खाने की मेज़ पर सतरानी भी थी। साफ ज़ाहिर हो रहा था कि काशीनाथ वर्मा सतरानी को देखकर बावले हो गए हैं। खाने के बाद भी वो बहुत देर तक बैठे रहे और जब सतरानी नींद आने का कहकर बगैर किसी जवाब का इंतज़ार किए अपनी ख्वाबगाह की तरफ चले गई तो वर्मा जी भी चौंके। उन्होंने कहा, छोटी उम्र है, अल्हड़ है, अभी बहुत सी बातें नहीं जानती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जान जाएगी। आप इसकी बड़ी अच्छी तरबियत कर रही हैं, पर बीकानेर की रहने वाली है। चलो ठीक है, आज्ञा दें और चिंता ना करें। कोई बात हो तो मुझे खबर कर दें। कोई ना कोई फौरी हल भी निकाला जा सकता है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ये लोग इन्हें बाहर तक छोड़ने आए थे। हसन शाह बार बार अपनी पेशानी मसलने लगता था। काशीनाथ वर्मा के जाने के बाद हसन शाह सर पकड़कर बैठ गया तो कैरोलिन हंसकर बोली, मेरे सर में भी ऐसे ही दर्द हो रहा है। एक बात बताइए मैडम, ये जो बातें इस लड़की ने की हैं वर्मा जी से, क्या आप इससे इसकी तवक्का रखती थी? ख्वाब में भी नहीं। और बीकानेर से इसका क्या ताल्लुक़ है?
ये नाम इसके जहन में कैसे आया? ये कैसी अजीब बात है, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। मुझे तो यूँ लगता है जैसे अभी कैरोलिन ने इतनी ही बात कही थी कि दरवाजे पर आहट हुई और फिर सतरानी हंसती हुई अंदर आ गई। आप लोग बड़े परेशान हैं मेरे लिए, मैं सच कह रही हूँ। आपसे ये सारी बातें बस ऐसे ही मैंने कर ली। मैंने टीवी पर एक गाना सुना था जिसमें नाचने वाली लड़की बीकानेर का तज़किरा करते हुए कहती थी कि मैं बीकानेर से आई हूँ और बहुत सी बातें मैंने आप लोगों से सीखी हैं। अब तो मैं एक एक को खूब अच्छी तरह से जान गई हूँ। वो जो थे सत्याजीत कुमार जी, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें की थी, पर मुझे किसी की चिंता नहीं है। जो मेरे साथ बुरा सलूक करेगा कुत्ते की मौत मारा जाएगा। मैं क्यों चिंता करूँ? चिंता करे वो जो कमज़ोर है। जी खुश कर दिया तुमने सतरानी, जी खुश कर दिया। हसन शाह खुश होकर बोला, मगर मेरा जी खुश नहीं है। बाबा बजरंगी कहाँ है? आप लोग इन्हें बुलवा दें, वरना मैं खुद उनकी तलाश में निकल पड़ूंगी। सतरानी ऐसा ना करना, तुम जो कुछ भी करना चाहो, जो तुम्हारे मन में आए वो हमें बताना, हम हर तरह तुम्हारा साथ देंगे। बाबा बजरंगी राधिका की तलाश में गए हैं ना? तुम्हें मालूम है इस बारे में? कैसी बातें करते हो तुम लोग? बजरंगी बाबा सारा जीवन अपनी बहन राधिका के लिए तड़पते रहे हैं, पर भगवान की सौगंध, उसके लिए मैं भी उनकी मदद नहीं कर सकी। मैं कहाँ इसे तलाश करूँ? मैंने बहुत कोशिश की है, पर वो न जाने संसार में कहाँ खो गई है। कोई परिंदा, कोई चुनिंदा, कोई जानवर ऐसी बातें नहीं जानता जो संसार के पर्दों में छुपी होती हैं। अगर राधिका के बारे में किसी को पता होता तो वो इसे तलाश करके मुझ तक पहुँचा देते। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। राधिका की तस्वीर तो अब मेरे मन में भी है। और सतरानी जैसे उससे बातें कर रही थी। फिर वो बोली, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, बस जैसे भी हो सके बाबा बजरंगी को तलाश करो। मैं भी सोचती हूँ कि इसे तलाश करूँ। ये कहकर वो वापस मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। हसन शाह और कैरोलिन बहुत देर तक बैठे एक दूसरे की सूरत देखते रहे थे। बंसल हामता सत्याजीत कुमार के पास पहुंचा था। सत्याजीत कुमार देर से सोने का आदी था। इस वक्त भी वो कुछ सरकारी काम कर रहा था। बंसल इसका बहुत ही खास आदमी था और इन दिनों सत्याजीत कुमार ने इसको सतरानी के सिलसिले में मसरूफ कर रखा था। इसलिए इसने फौरन ही बंसल को अपने पास बुला लिया और गौर से उसका चेहरा देखते हुए कहा, क्या हुआ? क्या सतरानी को कैरोलिन ने फरार कर दिया है? नहीं महाराज, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर सतरानी को फरार कराने की कोशिश की जाती तो वो किसी और के कब्जे में नहीं, बंसल के कब्जे में आती। मुझे यकीन है इस बात का, पर खबर क्या है और इस समय तुम्हारा आना कैसे हुआ? कैरोलिन बहुत चालाक है महाराज, बहुत ही चालाक है। काशीनाथ वर्मा जी कैरोलिन की कोठी गए थे और कई घंटे वहां रहकर वापस आए थे। काशीनाथ वर्मा? सत्याजीत कुमार उछल पड़ा। क्या सरकारी गाड़ी में गए थे? नहीं, प्राइवेट में। और अगर हम लोग होशियार ना होते तो हमें पता ही ना चलता कि प्राइवेट गाड़ी में कौन आया था और कौन चला गया। तुम्हें यकीन है कि सतरानी काशीनाथ वर्मा के साथ कहीं चले गई? नहीं महाराज, बंसल इतनी कच्ची गोलियां खेले हुए नहीं हैं। पूरा इत्मीनान कर लिया गया है कि काशीनाथ वर्मा अकेले ही आए थे और अकेले ही गए हैं। कैरोलिन की शनासाइयाँ बेशक है बड़े बड़े लोगों से, लेकिन वो काशीनाथ वर्मा का सहारा लेगी ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये बात सामने रखनी होगी महाराज कि हो सकता है कि कैरोलिन ने सतरानी के सिलसिले में काशीनाथ वर्मा जी का सहारा ना लिया हो। बंसल, सत्याजीत कुमार की छठी हिस्स बड़ी मशहूर है। वो जिस चीज़ के बारे में गौर कर लेता है वो 100% ठीक निकलती है। भला इस तरह काशीनाथ जी का वहाँ आना और इस तरह वहाँ से जाना क्या मानी रखता है? मुझे यकीन है कि ये मुलाकात सतरानी के सिलसिले में ही हुई होगी। वैसे तुझे मन की एक बात बताऊं, भगवान मेरे काम आसान करता चला जा रहा है। सत्याजीत कुमार बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बंसल इसकी सूरत देखने लगा। कुछ समझाइए महाराज। यार तुझे मालूम है डॉक्टर शिवराज मेरा साला कोई मामूली डॉक्टर नहीं है। उसके अलावा मैं अलग ही कुछ काम करता रहा हूँ। मुझे पता चल गया है कि गुरबचन सिंह जो सहारनपुर का एक बड़ा जागीरदार है अपने भाई को खो बैठा था और ये भाई जहर खुरानी की वजह से मरा। डॉक्टर शिवराज बताता है कि इसे गुरबचन सिंह ने भारी मुआवजा देकर लंदन से बुलवाया था और उसके भाई के बदन में जहर फैल गया था और इसकी खांसी के साथ जहरीले कीड़े जड़ते थे। डॉक्टर शिवराज के आने से पहले सतरानी वहां पहुंच गई और इसका जूठा पानी पीने से गुरबचन सिंह का भाई ठीक हो गया। डॉक्टर शिवराज के कहने के मुताबिक इसके बदन का जहर सतरानी के बदन के जहर के आगे हेच पड़ गया, लेकिन फिर गुरबचन सिंह के भाई ने दोबारा यानी ठीक होने के बाद सतरानी का जूठा पानी पिया तो गाल कर रह गया। क्योंकि इस वक्त इसके शरीर में विष नहीं था, इसलिए वो सतरानी के विष का शिकार हो गया। बंसल,
हमें इसलिए तो सतराने की ज़रूरत है कि हम इसका विष अपने दुश्मन के शरीर में उतार दें, और भगवान की सौगंध क्या ही बड़ा काम हुआ है इस समय। अरे बाबा, हमारा सबसे पहला टारगेट तो काशीनाथ वर्मा ही था। तुम्हें मालूम है कि अगले इलेक्शन में भी हमारा वही सबसे बड़ा हरीफ होगा और हमें इससे मुकाबला करना पड़ेगा। हमारे इर्द गिर्द फैले हुए लोग बताते हैं कि काशीनाथ वर्मा ने हमारे खिलाफ ज़बरदस्त महाज बनाया है और वो काफ़ी कामयाबी से झंडे गाड़ रहा है। अगर विश कन्या के सिलसिले में इससे कोई मदद ली जाए तो हम बेचारी कैरोलिन का रास्ता बिल्कुल नहीं रोकेंगे, बल्कि कुछ छोड़ ही करेंगे। अरे वाह, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बंसल, भगवान हमारे से हाथ ना काट रहा है। अब ये करते हैं कि कैरोलिन को ज़रा जल्दी जल्दी ठोंकते रहते हैं और ऐसा अंदाज इख्तियार करते हैं कि वो सतरानी को जिस तरह भी बन पड़े काशीनाथ वर्मा की पनाह में देने की सोचे। बड़ा काम हो गया बंसल, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, मज़ा आ जाएगा। अरे वाह, सत्याजीत कुमार ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा था। आगे के लिए क्या हुक्म है महाराज, अब ये बताइए। ठंडा करके खा बंसल, ठंडा करके खा। 4 दिन तो लग जाएंगे हर काम में, इतना समय तो लगता ही है। इसके बाद देख लेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं। बंसल गर्दन हिलाने लगा था, फिर इसने कहा, मेरे लिए क्या हुक्म है महाराज, क्या सतरानी पर पहरा कायम रखा जाए? अरे अब तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और होशियारी से कैरोलिन को शोभा नहीं होना चाहिए। और अब तो दूसरा मामला भी आ गया है। काशीनाथ जी और कैरोलिन के साथ पूरा तावन करेंगे क्योंकि वो दिल फेंक आदमी है और यकीनन सतरानी को देख कर आए होंगे। मज़ा आ गया। सत्याजीत कुमार ने फिर कहका लगाया और बंसल भी बेवकूफ़ों के से अंदाज में उनके साथ हंसने लगा। हालांकि काशीनाथ वर्मा अच्छी खासी उम्र के आदमी थे, लेकिन बुरी आदतें अकल हब्त कर देती हैं। जिस दिन से सतरानी से मिले थे बावले हो गए थे, बार बार कैरोलिन को फ़ोन करते थे। 2 बार खुफिया तौर पर रातों को कैरोलिन की कोठी पर आ चुके थे। सतरानी के लिए बेशकीमत तोहफे लाए थे और दिलचस्प बात यह थी कि सतरानी भी इनके साथ बड़ी मेहरबानी से पेश आती थी। जो हीरो का हार सतरानी ने उनके सामने पहनकर दिखाया था तो वर्मा जी नहाल हो गए थे। अलबत्ता सत्याजीत उनकी निस्बत काफ़ी होशियार था, इसने शायद अपना मनसूबा बदल दिया था। इस दौरान इसने सिर्फ 2 बार कैरोलिन को फ़ोन किया था। दूसरी बार उसने कहा था, आप समझदार हैं कैरोलिन जी, मैं इन दिनों मसरूफ़ हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरा काम कर रही होंगी। ख्याल रखें, अब वो आपके पास मेरी इमानत है। बहुत जल्द मैं इसे आपके पास से ले जाऊँगा। मेरी तरफ से उसका ज़हन ख़राब ना करें, आपके हक़ में अच्छा नहीं होगा। वो बंसल के ज़िये कैरोलिन के घर होने वाले हर अमल से वाकिफ़ था और कोई बेहतर तरकीब सोच रहा था। फिर इस शाम उसने बंसल को बुलाया और बोला, हाँ बंसल, मेरे ख्याल में आज प्रोग्राम के पहले हिस्से पर काम कर लेते हैं। हुक्म करें महाराज, बंसल ने कहा और सत्याजीत से देर तक अपने मंसूबे की तफसील बताता रहा था। मामूल के मुताबिक हसन शाह और कैरोलिन देर तक लॉन में बैठे बातें करते रहे थे। कैरोलिन पुरानी मॉडल्स के साथ कोई कमर्शियल शूट करने के लिए तैयार थी, उसके बारे में बात हो रही थी। सतरानी कुछ वक्त इनके साथ रही, फिर अपने कमरे में चले गई। हसन शाह और कैरोलिन भी आराम करने चले गए। गेट पर एक चौकीदार की ड्यूटी होती थी। कई मुलाजिम थे जो सर्वेंट क्वार्टर में होते थे। रात को 2 बजे के करीब गेट पर एक जीप आकर रुकी। चौकीदार चौंक कर खड़ा हो गया। उसने गेट में बना चौकोर खाना खोला और बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन चूंकि खाना खुला, साइलेंसर लगे, रिवॉल्वर से चलने वाली गोली उसकी दोनों आंखों के दरमियान पेशानी में दाखिल हो गई। चौकीदार को आवाज़ निकालने का मौका भी नहीं मिला और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। इस वक्त जीप से उतरने वाले सारे गेट पर चढ़कर अंदर कूद के उन्होंने गेट खोल दिया और जीप अंदर दाखिल हो गई, लेकिन इसे गेट के पास ही रोक दिया गया। जीप में आने वालों की तादाद 6 थी। इनमें से 4 मुलाजमों के क्वार्टरों की तरफ चले गए। उन्होंने वहाँ जाकर तमाम क्वार्टरों के दरवाज़ों को बाहर से बंद कर दिया। फिर वो मुसल्लह अफराद क्वार्टरों के सामने रुक गए। बाकी 4 अंदर इमारत की तरफ चल पड़े। इमारत का बैरूनी दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, इसलिए उन्हें अंदर जाने में दिक्कत नहीं हुई। मध्यम रोशनियाँ जल रही थी। वो बेवास चलते हुए कमरों की रोशनियों और की होलों से अंदर झांकते रहे। फिर इन्हें कैरोलिन की ख्वाबगाह नज़र आ गई। कैरोलिन बेखौफ सी औरत थी, कभी दरवाज़ा बंद करके नहीं सोती थी। चुनाचा वो लोग आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। क्या ख्याल है सारी से जगाएं? एक शख्स ने दबी आवाज़ में कहा। क्यों? क्या इससे इसकी हसब नसब के बारे में पूछोगे? घटिया दर्जे की फिल्मों की कहानी ना दोहराओ, काम करो। दूसरे आदमी ने जहरीले लहजे में कहा। यस सर, पहले आदमी ने कहा और साइलेंसर लगे रिवॉल्वर की नाल कैरोलिन की पेशानी पर आकर 3 बार ट्रैगर दबा दिया गया। कैरोलिन के जिस्म ने बस चंद लहरें लीं और साकत हो गया। इस काम से फरागत हासिल करके वो कमरे से बाहर निकल आए और फिर हसन शाह के साथ भी वही अमल दोहराया गया। सतरानी का कमरा भी उन्होंने देख लिया था। इसका दरवाज़ा उन्होंने बाहर से बंद कर दिया।
फिर दूसरे कामों से मसरूफ़ हो गए। अब वो बेखौफ हो गए थे। चुनांचे बड़े इत्मीनान से तिजोरियाँ तोड़ी गईं, जेवरात और दूसरी चीज़ें निकाल ली गईं, बहुत सी कीमती अशिया भी कब्जे में ले ली गईं। फिर सतरानी के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया गया। इसके बाद बाहर आकर नौकरों के कमरे के दरवाजे भी खोल दिए गए। इन बेचारों को अंदर होने वाली क़यामत के बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका था। कुछ देर के बाद जीप स्टार्ट होकर गेट से बाहर निकल गई। कैरोलिन के मुलाजमों को सुबह ही इस वारदात का पता चला था। सबसे पहले गेट के पास पड़े चौकीदार की लाश देखी गई थी। एक मुलाजिम को ये चौकीदार नजर आया था। वो हैरानी से चौकीदार के पास पहुंच गया और इसने शोर मचा दिया, खून खून। खून की आवाज़ सुनकर बाकी मुलाजमीन भी अपने अपने क्वार्टरों से निकल आए थे। वारदात करने वाले दरवाजे खोल गए थे। सतरानी देर से उठने की आदी हो गई थी, चुनांचे इसे सूरत हाल का पता नहीं चल सका था। मुलाजमों के हंगामे पर भी वो बाहर नहीं निकली। फिर जब वो बाहर निकल आए, मुलाजिम चौकीदार के खून की इतला देने के लिए अंदर भागे थे। कैरोलिन का दरवाज़ा पीटने की कोशिश की गई तो वो खुला हुआ मिला। कुछ ही देर में पता चल गया था कि कैरोलिन को भी कत्ल कर दिया गया है। हसन शाह के बारे में भी फ़ौरन ही मुलाजमों को मालूम हो गया था। एक मुलाजिम पुलिस को खबर करने के लिए दौड़ गया। सतरानी भी बाहर निकल आई थी और खामोशी से अपने कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी मुलाजमों की भागदौड़ देख रही थी। एक मुलाजिम ने उसे बताया, छोटी मैडम को कत्ल कर दिया गया है, शाह जी को भी मार दिया गया है। सतरानी ना समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ी और कैरोलिन के कमरे में दाखिल होगी। वो हैरान निगाहों से कैरोलिन की लाश देख रही थी। आस पड़ोस के लोग भी मौजूद थे। मोजिस और साबिर इख्तियार लोगों की आबादी थी। कैरोलिन का बिजनेस कुछ भी था, लेकिन इसकी साख बहुत अच्छी थी। कुछ इसके नाम के साथ कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी जो किसी के लिए काबिल एतराज़ होती। कुछ मोजिस लोगों ने अपने तौर पर भी पुलिस को फ़ोन किए और थोड़ी देर के बाद एक बड़ा मजमा लग गया।